in today's class I am going to start with the new topic, that is attributes of population. In previous class I have already discussed about what is ecology, how many types of biomes are present on earth, and what is population, और जिसमें से मैंने attributes of population को previously discuss कर लिया है, what are attributes of population, तो जिसमें दो एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज फर्टिलिटी रेट. व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? तो एट्रीब्यूट्स टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें पहले डिस्कस हो चुका है बर्थ रेट. फर्स्ट इज बर्थ रेट. व्हाट इज बर्थ रेट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ होता है, उसी तरीके से एक पॉपुलेशन का वहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं और एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बर्थ रेट बोला जाता है. नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोटस इन पॉन्ड का एग्जांपल लिया था. इफ नंबर ऑफ लोटस प्लांट इज 20, lotus in pond, if number of lotus plant is 20, अगर pond में lotus plant का नंबर 20 हो और नंबर ऑफ लोटस प्लांट जो नए बर्थ हो रहे हैं वो कितने हैं? बर्थ ऑफ न्यू लोटस प्लांट is equal to 4. Then what is birth rate? तो total number of, what is birth rate? Total number of plants, total number of lotus plant and total number of plants, लोटस प्लांट्स पहले हम ले लेंगे, फिर लोटस प्लांट कितने बर्थ हो रहे हैं, 4 नंबर ऑफ प्लांट्स बर्थ हो रहे हैं, न्यू बर्थ प्लांट कितने हैं लोटस के, ये 4 इन नंबर है, तो हम 4 डिवाइडेड बाय 20 जब करेंगे, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स, दैट इज लोटस प्लांट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट, तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या नंबर मिलता है हमें? 0.6%. तो इस तरीके से हम बर्थ रेट निकाल सकते हैं. बर्थ रेट क्या है एक्चुअली में? नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स. अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा बर्थ रेट निकल आएगा. इसी तरीके से डेथ रेट भी निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इसी लोटस प्लांट को लेते हैं, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लांट 24 है, तो 24 नंबर ऑफ लोटस प्लांट, जिसमें से जो डाई करने वाले प्लांट्स हैं वो कितने हैं? फॉर एग्जांपल अगर 6 डाई कर जाते हैं, 6, यहाँ पे डेथ रेट लिख लेते हैं. व्हाट इज डेथ रेट? सेकेंड इज डेथ रेट इज इक्वल टू
यहाँ पे अगर यही लोटस का पॉन्ड लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास लोटस प्लांट 24 है, जिसमें से 6 नंबर ऑफ लोटस प्लांट डाई कर जाते हैं, बिकम्स डाइड इन पॉन्ड, तो क्या हमारा रिजल्ट आता है? तो नंबर ऑफ लोटस प्लांट जो डाई कर गए हैं, डाइड प्लांट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोटस इज इक्वल टू 6 डाई कर गए हैं और टोटल नंबर ऑफ लोटस प्लस 24 है, तो व्हाट रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ पे 0.4%। तो इस तरीके से हम डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों निकाल सकते हैं। नाउ फर्टिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलिटी रेट, या नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज फर्टिलिटी रेट। तो व्हाट इज थर्ड इज फर्टिलिटी रेट। Fertility rate, it is equal to the number of lotus plant which give rise to new plants, number of, अगर लोटस प्लांट का एग्जांपल लें तो नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स न्यू लोटस प्लांट, तो ये जो भी नए लोटस प्लांट को जो बर्थ हो रहा है वो फर्टिलिटी रेट उसी के नंबर के अकॉर्डिंग ही होगा, दैट इज इक्वल टू द बर्थ रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ birth of lotus plant per year। तो जितने भी डेथ रेट होते हैं या बर्थ रेट होते हैं इन्हें पर ईयर ही कैलकुलेट किया जाता है और फर्टिलिटी रेट भी पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है। नाउ व्हाट इज फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ population? Fourth attribute of population is sex ratio. What is sex ratio? Number of female and number of male present in the population। एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ये हमेशा रेशियो में होता है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ मेल कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का। यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल जो होती हैं वो 60% और नंबर ऑफ मेल प्रेजेंट जो होते हैं वो 40%। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा, 3:2 का रेशियो आएगा। तो जो सेक्स रेशियो होगा वो एक पॉपुलेशन का 3:2 रेशियो होगा, दैट इज फीमेल जितनी होंगी और मेल कितने हैं इस पॉपुलेशन में। तो ये फीमेल को डिनोट करेगा एंड सेकेंड इज मेल को डिनोट करेगा। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज population density। Age of, now next attribute is age of distribution।
तो कितने एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्फेंट्स कितने हैं या एडोलसेंट में जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो हाउ मैनी इंडिविजुअल इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन आर adult in adult phase, are in infant phase, are in childhood phase, or are in post reproductive phase, that is old age। तो इसमें मेनली 3 phases डिनोट किए जाते हैं। फेज ए इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। B is reproductive phase, that is an adult reproductive phase, and C is post reproductive phase। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में दैट इज ओल्ड एज में कितने इंडिविजुअल हैं, तो इसे 3 ग्राफ से डिनोट किया जाता है और 3 पिरामिड एज ऑफ पिरामिड से डिनोट किया जाता है। तो डिनोटेड बाय एज पिरामिड्स, डिनोटेड बाय एज पिरामिड। एज पिरामिड ये 3 टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिंग टाइप, स्टेबल टाइप और डिक्लाइन टाइप। दैट इज एक्सपेंडिंग टाइप कब होगा, जब पोस्ट प्री ज़्यादा होंगे, उससे कम रिप्रोडक्टिव फेज के होंगे और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के होंगे। तो इस तरीके से अगर डिक्लाइन कर रहा है तब इसे बोला जाएगा एक्सपेंडिंग टाइप। उल्टा बोला जाता है एक्सपेंडिंग टाइप, दैट मीन कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी चाइल्डहुड चाहे एडोलसेंस हैं ये इनके अमाउंट ज़्यादा है या इनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा है। एडल्ट के उसके कंपैरिजन में एडल्ट इंडिविजुअल के नंबर उसके कंपैरिजन में कम है। एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्रोडक्टिव फेज के कंपैरिजन में कम होंगे। तो ये एक्सपेंडिंग टाइप होगा। स्टेबल टाइप तब होगा जब प्री एंड रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों ही इक्वल अमाउंट में हो, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कम हो। लेकिन यही डिक्लाइन टाइप कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव फेज मिनिमम इन अमाउंट में हो और रिप्रोडक्टिव फेज हायर इन अमाउंट में हो, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज फिर मिनिमम इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव फेज मिनिमम इन नंबर में हो जाए। तो इस तरीके से 3 पिरामिड हमें मिलते हैं, दैट इज एज पिरामिड, एज पिरामिड 3 टाइप, दैट इज एक्सपेंडिंग टाइप, एक्सपेंडिंग टाइप में पिरामिड हम यहाँ ग्राफ से रिप्रेजेंट करें और सिंपली पिरामिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज ना रिप्रोडक्टिव फेज इससे कम अमाउंट में होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज देन इससे कम अमाउंट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होंगे। अमाउंट नंबर नॉट अमाउंट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेस इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव फेज। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने उस रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो गए। तो इसलिए ये जो ग्राफ शो कैसा करता है, एक्सपेंडिंग टाइप पिरामिड शो करता है। नाउ सेकेंड इज स्टेबल टाइप। स्टेबल टाइप, व्हाट इज स्टेबल टाइप,
जब दोनों प्री रिप्रोडक्टिव फेज दैट इज कि जितने भी चाइल्डहुड स्टेज में जितने भी इंडिविजुअल अगर ह्यूमन पॉपुलेशन अगर यहाँ पे देखा जाए एग्जांपल में, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में चाइल्डहुड फेज और एडल्ट फेज दोनों ही सेम अमाउंट में हो, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कम हो इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव फेज। तो यहाँ पे जो पिरामिड स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, नाउ जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो सेम अमाउंट में होगा, दैट इज इन सेम अमाउंट एज कंपेयर टू द, अगर इससे कंपेयर किया जाए प्री रिप्रोडक्टिव फेज से, तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा उसका नंबर सेम होगा ना। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये क्या होगा, ये कम होगा इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसे स्टेबल कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज दोनों ही सेम नंबर में। फॉर एग्जांपल जैसे एक कपल है और उनके 2 चाइल्ड होते हैं, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज दैट इज एडल्ट मदर फादर ये भी 2 नंबर में हो गए, और उनके 2 चाइल्ड कितने हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, तो 2 यहाँ पे हो गए, तो इसे स्टेबल बोला जाएगा। और जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो सिंगल इन नंबर में हो, या तो कोई ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो। तो इस तरीके से जो नंबर हम देखेंगे वो इस तरीके से होता है, तब जाके जो स्टेबल पॉपुलेशन उसे बोला जाता है, स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड बोला जाता है। नाउ व्हाट इज थर्ड टाइप? थर्ड इज डिक्लाइन टाइप। डिक्लाइनिंग टाइप, डिक्लाइनिंग टाइप में कैसे होते हैं, यहाँ पे हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव फेज अगर हमेशा ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, मतलब कि जितने एडल्ट होंगे उतने ही उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, या अगर मदर फादर हैं तो जो उनके चाइल्ड होंगे 2 हों, चाहे बॉय हो या दोनों बॉय हो या दोनों गर्ल हो या सिंगल बॉय सिंगल गर्ल हो, तो ये स्टेबल में आएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, डिक्लाइनिंग टाइप कब कहेंगे, जब हमारा प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम हो जाए, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो कपल है, जो ह्यूमन कपल है, मदर फादर, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज, अगर एक फैमिली को देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पे क्या है, मदर फादर हैं, वो एक कपल है, 2 इन नंबर है, और यहाँ पे सिंगल सिर्फ चाइल्ड हो, और जो ग्रैंड पेरेंट हो फिर से सिंगल हो जाए, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट फिर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जिसे बोला जाएगा, ये फिर से 1 हो जाए, तो इसे बोला जाएगा डिक्लाइनिंग टाइप, क्योंकि इससे पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग जाएगी। अभी 2 इंडिविजुअल है, ये सिंगल, यहाँ पे अगर कोई एक और अगर पॉपुलेशन में एक और कपल लिया जाए, उसके पास भी एक कपल है दैट इज मदर एंड फादर, और उनका एक चाइल्ड है, तो क्या होगा कि अगर ऐसे सब जगह हो जाए तो डिक्लाइनिंग टाइप की वो पॉपुलेशन शो होगा। वेयर एज एक्सपेंडिंग टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसे में पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करती है। अगर रिप्रोडक्टिव फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज अगर रिप्रोडक्टिव फेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करेगी इस फेज में। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में लिया गया था कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा था जब, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया कि एक जो कपल होंगे उनकी सिर्फ एक चाइल्ड होगी, तो एक चाइल्ड होने की वजह से क्या हुआ कि तेज़ी से डिक्लाइन करने लगे, और वहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, और वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम हो गई एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। एडल्ट के कंपैरिजन में
प्री एडल्ट भी कम हो गए और प्री रिप्रोडक्टिव फेज एक मतलब 10 ईयर के बाद देखा गया कि जो एडल्ट भी कम हो गए थे, और सिर्फ क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा थी इसके बाद किया गया। तो जो उस टाइम जो जितने भी पॉपुलेशन में एडल्ट थे वो सभी एक टाइम के बाद जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तो सभी क्या वहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज का परसेंटेज ज़्यादा हो गया था। तो 60% ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, देन 30% ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, 10% ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसलिए ये डिक्लाइनिंग टाइप में हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम 20 ईयर बाद या 30 ईयर बाद देखते हैं तो हमारे पास जो एडल्ट होंगे सिर्फ 10% ही एडल्ट होंगे, और यही 10% पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे और रिप्रोडक्टिव फेज में 30 ईयर बाद जाएंगे, यही वाले प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जितने भी हमारे चाइल्ड हैं। तो इस वजह से ये पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइन करती है। अगर एक जैसे एक अगर ये हमेशा एक टाइम तक इसे रखना चाहिए, अगर एक टाइम के बाद भी प्री रिप्रोडक्टिव या डिक्लाइनिंग टाइप ही रहा तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे वो जो भी पॉपुलेशन है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो पॉपुलेशन है तो वो डिक्लाइन करने लगता है। जैसे टाइगर में क्या है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग गई है। वहाँ पे डिक्लाइनिंग टाइप की रिप्रोडक्टिव फेज है, क्योंकि वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो में जितने भी इंडिविजुअल हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए जितने भी जूलॉजिकल गार्डन है या नेशनल पार्क हैं उन्हें सेफ्टी करने के लिए, सेफ करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर प्रोजेक्ट। तो इस वजह से क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन का जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइनिंग टाइप का है, तो वो हमेशा इंडिविजुअल डिक्रीज करेंगे। एक टाइम बाद वो जैसे डिक्रीज करते जाते, जैसे साइबेरियंस जो भरतपुर के सेंचुरी गार्डन में रखा गया है या वाइल्ड सेंचुरी में रखा गया है, तो इसमें क्या है कि जितने भी बर्ड्स हैं तो ये क्या है कि साइबेरियन बर्ड्स हैं, और वहाँ पे साइबेरियन की कोई और बर्ड्स है, नॉट यहाँ वाली गंगा की साइबेरियन नहीं है। तो भरतपुर में उस नेशनल पार्क में जो साइबेरियंस को रखा गया है तो वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे भी क्या है प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम है, तो डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन वो शो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए वहाँ पे फैक्टर्स या फॉर एग्जांपल उनके लिए उनके एनवायरनमेंट में फूड कितना है या अवेलेबल फूड कितना है या टेम्परेचर प्रेशर कितना है, और जो एनवायरनमेंट है वो उनके फेवरेबल में है या नहीं फॉर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिविटी और सर्वाइवल से सर्वाइवल करने के लिए अडॉप्टेड है या नहीं। ये पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ डिपेंड करेगा कि यहाँ पर फूड अवेलेबल कितना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिपेंड ऑन फूड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, जहाँ यहाँ पर या जितने भी पॉपुलेशन हैं उनके एनवायरनमेंट में फूड कितना है या प्रेजेंस ऑफ फूड कितना है, या उनके प्रीडेशन प्रेशर पर डिपेंड करेगी। व्हाट इज प्रीडेशन प्रेशर? प्रीडेशन प्रेशर दैट इज कि अगर प्रीडेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी कार्निवोरस हैं, ये क्या है प्रीडेटर एकदम ये उस पॉपुलेशन के प्रीडेटर हैं। अगर किसी एक फॉरेस्ट का पॉपुलेशन लिया जाए या डियर पॉपुलेशन लिया जाए तो इस प्रीडेशन प्रेशर उनके ऊपर टाइगर का प्रेशर रहेगा। तो टाइगर क्योंकि प्रेडेटर होंगे डियर्स के, तो इसलिए वो अवेलेबल एनवायरनमेंट में है या नहीं है। अगर होंगे तो डियर के पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ
पॉपुलेशन टोटली डिपेंड करेगा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो भी पॉपुलेशन है उसके लिए फेवरेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया कल्चर करते हैं तो वो भी एक रूम टेम्परेचर पर इजली ग्रो करता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी रिप्रोडक्टिविटी और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वैसे ही डिक्रीज करता है। अगर हम मीडियम का टेम्परेचर या जो भी कल्चर मीडियम है उसका टेम्परेचर 40 से अबव कर दे तो जितनी भी बैक्टीरियल सेल हैं वो ग्रोथ करना बंद कर देंगी या हो सकता है कि डाई करने लग जाए। तो वो फेवरेबल कंडीशन पे डिपेंड करेगा उनकी कि उनका जो जिस भी एनवायरनमेंट में रह रही हैं वो टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर फेवरेबल टेम्परेचर होगा तो वो पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से ग्रोथ करेगा ना, नहीं तो फिर वो डिक्लाइन करने लग जाएंगे अगर कोई भी एनवायरनमेंट उनके फेवरेबल में नहीं है तो। और नाउ वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, या फंजाई अगर देखा जाए तो फंजाई को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर इंसेक्ट्स की लार्वा है तो उन्हें भी ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए। एग को हैच करने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में वो ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे और पॉपुलेशन उनका इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से डेंसिटी डिपेंड टोटली पॉपुलेशन की डेंसिटी पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताती है। और डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी is designated by n से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। और सिंपली अगर हम एक पॉन्ड लेते हैं, पॉन्ड में पार्थेनियम देखते हैं, अगर हम पार्थेनियम की ग्रोथ देखते हैं तो पार्थेनियम 200 पार्थेनियम पर क्यूबिक एरिया या एरिया में ग्रो करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बनियान ट्री को देखें तो बनियान ट्री की जो ग्रोथ होती है इन कंपैरिजन टू दिस पार्थेनियम, तो इसके कंपैरिजन में बनियान कितना होता है, बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी शो करता है, बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी शो करता है या साइज ऑफ पॉपुलेशन शो करता है। तो क्योंकि ये किसी एक एरिया में सिर्फ सिंगल नंबर में रहता है और जो इसका पॉपुलेशन होता है वो मेजर ऑफ कैनोपीज से डिनोटेड होता है, और वेयरएज ये सिंगल इंडिविजुअल से भी डिनोटेड होता है पार्थेनियम का। तो पार्थेनियम के कंपैरिजन में बनियान ट्री का पॉपुलेशन कम होता है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नैटिलिटी दैट इज की बर्थ रेट, ये बर्थ रेट शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी पॉपुलेशन में बर्थ हो रहा है तो वो हमेशा पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं बर्थ रेट के थ्रू, बर्थ कर रहे हैं एक गिवन पॉपुलेशन में, तो वहां पे इसे नैटिलिटी से डिनोट किया जाएगा, नैटिलिटी। और बी designated by B. Second is mortality that is death rate। अगर किसी भी गिवन पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाई कर रहे हैं तो उन्हें बोला जाएगा डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन।
डेजिग्नेटेड बाय डी, डी से डेजिग्नेटेड किया जाता है। नाउ थर्ड इज इमिग्रेशन, थर्ड इज इमिग्रेशन। तो अगर इमिग्रेशन क्या है, किसी भी गिवन पॉपुलेशन से अगर कुछ स्पीसीज या कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां से चले जाते हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये भी एक पॉपुलेशन डेंसिटी को या साइज ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल माइग्रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म माइग्रेट टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं तो उस जगह पर डिफाइंड पॉपुलेशन जो है, उस जगह की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्रास लैंड लेते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन है, काऊ की पॉपुलेशन है, और वहाँ से कुछ पॉपुलेशन नंबर ऑफ 100 काउस माइग्रेट कर जाती हैं या सरवाइव करने के लिए, चाहे उनका माइग्रेशन किसी भी रीजन से हो, या सर्वाइवल के बेस पे हो या फर्टिलाइजेशन के बेस पे हो या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के बेस पे हो या प्रीडेशन प्रेशर या टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स भी माइग्रेट करती हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड आता है तो बहुत सी जो एक्सोजीनस बर्ड्स हैं वो इंडिया में माइग्रेट कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सर्दी में भी ठंड में भी इतना नहीं गिरता है जितना और जगह पर या आर्कटिक लैंड्स पे जितना टेम्परेचर गिर जाता है। तो माइनस में, निगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ की जितनी बर्ड्स हैं वो इंडिया माइग्रेट कर जाती हैं। तो माइग्रेशन क्या हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन उन बर्ड्स का कम हो गया या डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है उस इस मतलब स्पेसिफिक बर्ड्स का यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया। तो वो आइदर इमिग्रेशन किसी भी रीजन से हो तो हमेशा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन जियोग्राफिकल एरिया से नेक्स्ट या अनदर जियोग्राफिकल एरिया, और इससे पॉपुलेशन हमेशा डिक्रीज करेगी। नाउ फोर्थ इज इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन तो यहाँ पे इमिग्रेशन से क्या हो रहा था कि बर्ड्स आ रही थी तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे आ रहे हैं तो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, वेयर इमाइग्रेशन से जो बर्ड्स हैं यहाँ से माइग्रेट कर जा रही हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट फ्रॉम ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। अगर यहाँ से कोई यहाँ के जियोग्राफिकल एरिया से कोई बर्ड माइग्रेट कर जाती है या नंबर ऑफ बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं तो उन्हें ई माइग्रेशन कहेंगे, और नंबर ऑफ बर्ड्स जब दूसरे जियोग्राफिकल एरिया से जब यहाँ के जियोग्राफिकल एरिया में आते हैं तो उन्हें इमिग्रेशन बोला जाएगा। नाउ इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।